हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 11.1 पर आरंभ करते हैं कक्षा 10 की। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। फिर आपको आगे बोला गया है कि आपको दोनों भागों को मापना भी है और फिर रचना का औचित्य भी देना है। अर्थात औचित्य देने का मतलब यह हुआ कि एक तरीके से आपको यहां पर पुष्टि भी करनी है कि आपने जो किया है वो कैसे आप बता सकते हैं कि रेखा वो 5:8 में विभाजित हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर रचना करेंगे और फिर सबसे अंत में हम यहां पर औचित्य अर्थात पुष्टि करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको बोला गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसको आपको विभाजित करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच देते हैं। तो ये रेखाखंड है आपके पास 7.6 सेंटीमीटर लंबा। तो मान लीजिएगा हम इसको ए बी बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास रेखाखंड ए बी आ गया जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर हो गई। तो आप इसको पैमाने से तो आसानी से बना ही सकते थे, तो आपने वो बना दिया। अब आपको क्या करना है तो उसको समझते हैं। अब आप इस ए पर कोई भी न्यूनकोण बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कोई भी न्यूनकोण करके लिए बोला गया है, तो आपने जैसे मान लीजिएगा ये आपने न्यूनकोण एक बना दिया। अब यहां पर बात उठती है कि न्यूनकोण है तो वो कितने अंश का होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, बस आपको एक न्यूनकोण बना देना है। तो आप जानते हैं न्यूनकोण के लिए जो कोण होता है वो 90 अंश से कम होना चाहिए। तो आप एक कोई भी बेसिकली लाइन बना दीजिएगा, ध्यान रखें बस वो 90 अंश से कम होनी चाहिए। तो आप कितनी भी डिग्री का एक न्यूनकोण बना दीजिएगा, अर्थात एक कोई भी लाइन आपने बना दी। तो ये मान लीजिएगा आपने एक लाइन बना दी है, ये लाइन है आपके पास। अब आपको क्या करना है उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको बोला गया था कि जो अनुपात है इस रेखा का, ए बी रेखाखंड जो आपको दिया हुआ है वो 5:8 में आपके पास विभाजित होनी चाहिए। तो अब आप 5 और 8 को जोड़ देंगे तो आपको यहां पर देखो 13 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने न्यूनकोण बनाया है उसको आप 13 बराबर भागों में व्यक्त करेंगे। तो देखिए अगर ये आपके पास ए है तो ये हम एक भाग हमने ये बना लिया, दो ये कर लिया, फिर ये कर लिया। तो अभी देखिए आपके पास केवल 11 भाग ही हुए हैं, तो इसको हमें थोड़ा और बढ़ाना होगा आगे। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इस रेखा को। तो आप पहले ही थोड़ी बड़ी बनाइए या कैसे भी 12 आपको 13 भाग करने हैं तो आप छोटे भाग करिएगा। तो जैसे मैंने मान लीजिएगा इसको आगे बढ़ाया है यहां पर। तो ये आपके पास एक न्यूनकोण आपने बनाया था ए एक्स और आपने देखो उस पर 13 भाग कर लिए। तो देखिए जैसे हम इसको A1 बोल देते हैं, ये A2 आ गया, ये A3 आ गया, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। तो यहां से आपने देखिए वो 13 बिंदु यहां पर लगा दिए। तो अब यहां पर देखिए ये सवाल उठ सकता है कि आखिर ये जो हमने दूरी बनाई है ए वन A2 ये कितनी दूरी पर हमने बनाई है। तो यहां पर ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बराबर दूरी पर आपको ऐसे 13 बिंदु लगा देने हैं। ए एक्स जो आपके पास किरण है, तो चाहे आप अपनी सहूलियत के अनुसार देख सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी दूरी लेंगे ये तो आपको काफी बड़ी किरण बनानी पड़ेगी जैसे मैंने यहां पर बनाई है। अगर आप छोटी छोटी दूरी लेंगे तो आपको छोटी किरण बनानी पड़ेगी। बस आपको मेन काम ये करना है कि इस किरण पर आपको 13 ऐसे निशान लगा देने जैसे मैंने यहां पर आपको बराबर निशान लगाए हैं। और ध्यान रखना है कि इस तरीके से निशान लगाने हैं कि ये सभी दूरियां बराबर रहनी चाहिए। तो अब देखिए अब आपको यहां पर A13 जो 13वां बिंदु है इसको B से जोड़ देना है। तो अगर हम 13वें वाले बिंदु को B से जोड़ेंगे तो आपके पास देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर आप ये ध्यान दो कि जो ये A13 को तो आपने B से जोड़ दिया। अब आपके पास जो A5 है अर्थात जो 5वां बिंदु था उससे जो ये आपके पास BA13 लाइन है, ये BA13 ये वाली लाइन है अभी आपने जोड़ी है, इसके समांतर एक लाइन खींचनी है। तो आपके पास देखो जब आप ज्यामिति बॉक्स देखेंगे तो उसमें एक सेट स्क्वायर करके एक यंत्र होता है, तो उससे अगर आप इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से रेखा
आ जाएगी। ध्यान रखें इसके समांतर ही खींचना है A5 से, तो ये देखो आपने इसके समांतर खींचा तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। तो ये जो बिंदु होगा आपके पास, ये आपके पास जो बिंदु अभी आप देख सकते हैं जो सी बिंदु आया है, ये तो देखो 7.6 सेंटीमीटर था ए बी, तो सी बिंदु एक ऐसा बिंदु होगा जो ए बी वाली रेखा को 5:8 में विभाजित कर रहा होगा। तो अतः ए सी बटे सी बी 5:8 हो जाएगा। तो यही आपको बेसिकली रचना में करना था। तो यहां पर आपने इस तरीके से रचना पूरी कर ली है। अब यहां पर देखिए आपको बोला गया है कि दोनों भागों को मापिए, तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पास यहां पर पैमाना नहीं है, लेकिन अगर आप नापोगे तो 7.6 का 5/13वां भाग आपके पास ये एसी वाली दूरी होगी। तो ये मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप नापेंगे तो ये आपके पास 2.9 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। कभी कभार होगा कि दो बिंदुओं में आपके पास दशमलव में आएगा, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं, लगभग में आपके पास 2.9 सेंटीमीटर आएगा और ये आपके पास 4.7 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको बोला गया था कि दोनों भागों को मापिए, तो आप इस तरीके से माप सकते हैं। फिर आपको अंत में औचित्य बताना है। तो देखिए औचित्य से पहले हम आपको एक बात और समझा देते हैं कि हो सकता है कि यहां पर आपसे प्रश्न में रचना के चरण पूछ लिए जाए। रचना के चरण का मतलब है कि आप जो जो करते जा रहे हैं उन उन पॉइंट्स को आप बिंदुओं में यहां पर लिखते जाएं। तो यहां पर मैं आपको पूरे बिंदु तो नहीं लिख रहा हूं, केवल आपको समझा रहा हूं कि कैसे हम लिखते हैं बिंदु। तो देखिए सबसे पहला जो आपने काम किया था वो किया था कि ए बी वाली रेखा आपने खींची थी, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख दीजिएगा। दूसरा फिर आपने किया था कि आपने बिंदु ए पर कोई भी एक न्यूनकोण बनाया था, ये दूसरा काम आपका हो गया, तो आपने इसे दूसरा बिंदु लिख दिया। तीसरा बिंदु था आपके पास कि जो आपने ए एक्स जो किरण बनाई थी, जो न्यूनकोण वाली किरण, उस पर आपने 5+8 अर्थात 13 बिंदु लगाए थे। तो आप देखो आपने जो बिंदु लगाए थे वो इस तरीके से बिंदु थे कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर, और इस तरीके से अंत में A12 A13, ये सभी बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से ये आपके पास चरण 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि जब आपको चरण 4 लिखना होगा तो आप लिखोगे A13 को आपने B वाले बिंदु से जोड़ दिया और आपने A5 को A13 जो लाइन है उसके समांतर खींच दिया है। ये आपके पास 5वां बिंदु हो गया। तो जब आपने समांतर लाइन खींची तो वो सी बिंदु पर मिली, तो वही आपके पास एक ऐसा बिंदु होगा जो ए बी वाली रेखा को 5:8 में विभाजित कर रहा होगा। तो ये एक तरीके से आपने यहां पर देखिए रचना के चरण इस तरीके से हम लिखते हैं, अर्थात जैसा जैसा आप करते जा रहे हैं वैसा वैसा आप बिंदुओं में लिखते जाएंगे। चलिए अब सबसे अंत में आता है कि रचना की पुष्टि आपको करनी थी, अर्थात औचित्य बनाना था। तो यहां पर हम रचना की पुष्टि या औचित्य समझते हैं, दोनों बातें एक ही बात है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि औचित्य बताना अर्थात पुष्टि करनी है, तो आपको बेसिकली सिद्ध करना है कि AC बटे CB आपके पास 5:8 होगा। तो यहां से देखो आपको सिद्ध करना है AC बटे CB बराबर 5/8 है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब देखो आपने जो अभी रचना करी उससे आपको यह समझ में आ गया कि जो A5C एक ये वाली रेखा है और ये A13B जो ये रेखा है, दोनों समांतर रेखा है। तो आप लिख सकते हो A5C समांतर हो जाएगी A13B रेखा के, और ये आप इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि आपने रचना करी है इसकी, तो आपने इसको लिख दिया। फिर आप जानते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपने सीखी थी। तो आपके पास देखो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, वो त्रिभुज है आपके पास AB-A13 है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज AB-A13 में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो आप देखोगे कि अगर उसमें आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से देखेंगे तो जो AC बटे CB होगा, AC बटे CB वो आपके पास हो जाएगा A5C बटे A13B के बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि AC बटे CB आपके पास आ गया A5 बटे A5 A13 के बराबर। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। फिर आप देखिए
कि अब यदि आप A5 और A5A13 आप देख सकते हो, A5 और A5A13 ये आपके पास, अगर देखो आपने A जो x किरण है इसको 13 भागों में विभाजित किया था और बराबर बराबर भागों में किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपके पास 5 दूरी है, 5 के बोल सकता हूं मैं इसकी, क्योंकि हमें दूरी तो नहीं पता तो हमने 5 के लिख दिया, तो ये वाली दूरी आपके पास 8 के हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो इनके बीच में 8 गैप है और यहां पर 5 गैप है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो आपके पास A5 है वो A5A13 के बराबर है। तो आप देखा कि चूंकि A5 बटे A5A13 ये आपके पास 5 के बटे 8 के मतलब 5 बटे 8 के बराबर है, इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दे। तो अब आप देखिए, इसलिए समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से आप देख सकते हैं कि आपके पास AC बटे CB 5 बटे 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ये वाला मान और ये मान तो बिल्कुल सेम है, तो आपने इसकी जगह 5 बटे 8 लिख दिया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव, अर्थात आपने रचना की पुष्टि कर दी या यहां पर औचित्य बता दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। और फिर आपको अंत में बोला गया है कि आपको इस रचना का औचित्य भी समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको जो त्रिभुज बनाना है उसकी तीनों भुजाएं आपको दी हुई हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले तो अब त्रिभुज बनाने में यह सवाल आपके सामने आ सकता है कि आखिर जो आप आधार रखेंगे तो वो कितना रखेंगे। तो ये तो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से बना रहे हैं त्रिभुज। तो जैसे मान लीजिएगा मैं ये जो रेखा है इसको 4 सेंटीमीटर की रेखा बोल देता हूं, तो ये हमने ए बी एक रेखाखंड मान लिया जिसकी लंबाई हमने 4 सेंटीमीटर बना दी। आप पैमाने से आसानी से बना सकते हैं। फिर आप अब ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लें, क्योंकि दूसरी भुजा तो 5 सेंटीमीटर है। तो आपने देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बनाया, वो आपके पास कुछ यहां पर आकर मिला। अब बी को केंद्र मानकर आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाओगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आकर मिल जाएगा। तो ये बिंदु आपके पास यदि सी हो जाएगा तो यहां से आप देखिए आपके पास त्रिभुज एबीसी तो बन गया एक तरीके से। आप ए से सी को जोड़ देंगे और फिर सी से आप देखिए बी को जोड़ देंगे। तो आपसे सबसे पहले बोला गया था प्रश्न में कि आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 है। तो आपने देखो ये 4 सेंटीमीटर भुजा मानी थी, ये 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था ए को केंद्र मानकर, और ये आपने 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया था बी को केंद्र मानकर। तो एक तरीके से आपने त्रिभुज बना लिया एबीसी जो आपको बोला गया था। फिर आप देख रहे हैं आपको बोला गया कि फिर इसके समरूप आपको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी थी जिसकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी थी। अर्थात आपको एक नया त्रिभुज बनाना है और ध्यान रखना है कि जो उसकी भुजाएं हो वो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की 2/3 गुनी होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखो 2/3 गुनी लिखी हुई है, जबकि आपने जो पहला प्रश्न अभी इस प्रश्नावली का किया उसमें अनुपात आपको दिया होता था कि देखो इस अनुपात में आपके पास था। तो यहां से अगर आप अनुपात निकालोगे 2/3 है तो अनुपात निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2:1। तो यहां से आप देखोगे तो अगर आप गुने में निकालोगे इसे कि कितने गुने हो गया, कितना भाग हो गया उसका, तो वो 2/3 आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको लिखते हैं 2/2 + 1। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। तो यहां से सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, अगर हम समझना चाहें कि 2/3 को हम कैसे अनुपात में लिख पाएंगे, तो 2 अनुपात जो अंश में लिखा होता है 2 आपने लिख दिया और हर में से आप अंश वाला मान घटा देते हैं। तो इस तरीके से 2:1 में आपके पास आ जाता है। और यहां से आप भाग में लिखेंगे तो 2/3 इस तरीके से लिखते हैं। तो आपने भाग दिया हो अर्थात कुछ गुने में करके दिया हो तो अनुपात में लिखना भी सीख लिया, और अगर आपके पास अनुपात में दिया हो तो देखो आपने भाग लिखना भी सीख लिया। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो प्रत्येक भुजा है वो 2:1 में विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब जो ए बी आपके पास यहां से देखिए जो ये रेखाखंड है, एक भुजा है 4 सेंटीमीटर की, ये भी 2:1 में विभाजित होनी चाहिए थी। तो अब यहां से आपको इस रेखा को 2:1 में एक तरीके से विभाजित करना है। तो उसके लिए आपने सीखा था जब भी आप विभाजित करेंगे तो आप एक न्यूनकोण बनाएंगे
यहां पर देखिए बिंदु ए पर आपने एक न्यून कोण बनाया, तो इस तरीके से कोई भी एक न्यून कोण बना दीजिएगा। आपको ये नहीं सोचना कि कितने डिग्री का कोण बनाना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 90 अंश से कम होना चाहिए। तो आपने ये बनाया, तो अब यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि 2:1 में विभाजित आपको करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको यहां पर इस जो आपने किरण बनाई है न्यून कोण वाली, इस पर आपको 3 भाग करने हैं, क्योंकि 2 + 1 आपके पास 3 आता है। तो यहां से आप देखो 3 भाग करोगे तो एक भाग ये हो गया A1 आप बोल दीजिएगा इसको, दूसरा भाग A2 और ये आपके पास A3 तीसरा वाला भाग हो गया। तो फिर आपने सीखा था कि अब आप A3 को B से जोड़ देंगे। तो देखिए हम A3 को B से जोड़ देते हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपने A3 को B से जोड़ दिया है। तो ये बेसिकली A3 ये है, क्योंकि ये देखो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, आपके पास तो पैमाना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिर आपने सीखा था कि अब आप देखो आपको तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करना था, अर्थात अब जो A2 है अर्थात दूसरा वाला भाग है उससे समांतर रेखा आप खींचोगे। तो आप A3B जो आपके पास ये वाली रेखा आपने बनाई है उसके समांतर A2 से एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए अगर आप A2 से एक रेखा खींचेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी। ध्यान रखें समांतर रेखा खींचनी है। तो इस तरीके से आपके पास ये बिंदु आ गया, इसको आप B' बोल सकते हैं। तो यहां से आप देख रहे हो कि अगर 4 सेंटीमीटर ये पूरी दूरी थी AB के बराबर, तो जो AB' होगा वो AB का 2/3वां भाग होगा, क्योंकि आप देखो यदि ये 2K है तो ये K होगा, तो अगर आप भाग में लिखना चाहोगे अगर उसका कितना भाग है तो वो 2/3 भाग हो जाएगा। तो आपको बोला भी गया था कि 2/3 भाग होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने आधार तो पता कर लिया कि जो अभीष्ट त्रिभुज आएगा बाद वाला दूसरा वाला समरूप त्रिभुज, उसकी आधार आपको पता लग चुका है AB'। अब देखिए अब आपको जो ये B' वाला बिंदु है उससे एक रेखा खींचनी है और BC के समांतर रेखा खींचनी है। तो देखिए आप B' से BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे तो कुछ आपके पास इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये जो जहां कट करेगा AC को, इसी बिंदु को हम C' बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज A, B' और C'। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अभीष्ट त्रिभुज, अर्थात जो आपको समरूप त्रिभुज बनाना था वो आपके पास बन चुका है त्रिभुज A, B', C'। तो यहां पर मैं आपको समझा भी देता हूं। तो देखिए ये पीला रंग से अभी मैं इसको बना रहा हूं। तो ये जो त्रिभुज आपके पास बना है A, B', C', ये जो आपने स्टार्टिंग में त्रिभुज बनाया था 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, उसके समरूप त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा ABC की प्रत्येक संगत भुजा की 2/3 गुनी है। तो इस तरीके से आपने ये बनाना सीख लिया। तो सबसे मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ऐसे दिया हो कि गुने में है तो आप एक भुजा बना लीजिएगा। तो जैसे आपने AB को ब्रेक कर लिया, पृथक कर लिया आपने, और फिर आप उसके समांतर रेखा खींचकर त्रिभुज बना सकते हैं। अब आपने देखिए समरूप त्रिभुज तो बना दिया और अंत में आपको बोला गया था कि आपको तो रचना का औचित्य भी समझाना है, अर्थात आपको रचना की पुष्टि करनी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि रचना की पुष्टि अर्थात औचित्य आप बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको जो सिद्ध करना है वो है आपके पास AB' 2/3 AB हो जाए। तो देखिए आपको सिद्ध करना है AB' 2/3 AB हो जाए। इसी तरीके से आप देखो आपको आगे सिद्ध करना होगा कि जो AC' वाली रेखा है वो AC की 2/3 होनी चाहिए, क्योंकि आपको बोला गया था। तो AC' आपके पास 2/3 AC होनी चाहिए। और जो आपके पास B' C' वाली रेखा है, ये वाली रेखा वो BC की 2/3 गुना होनी चाहिए। तो देखिए B' C' आपके पास 2/3 BC होनी चाहिए। तो ये जो 3 भाग हैं ये आपको तीनों भाग सिद्ध करने। अगर आप इन तीनों भागों को सिद्ध कर पाते हैं अपनी रचना के अनुसार तो आप बोल सकते हैं कि जो आपने रचना बनाई है वो बिल्कुल सही है, अर्थात उसकी पुष्टि हो जाएगी आपके पास। तो यहां से आप ये देखो कि आपने जो किया है उसमें B' C' और BC दोनों समांतर रेखाएं थी, क्योंकि आपने B' से BC के समांतर रेखा खींची थी B' C'। तो ये आपने रचना करी थी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रचना से। अब यहां पर आप देखो कि आपके पास जो कोण AB' C' है और जो कोण ABC है वो दोनों बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि देखो B' C' और BC ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो जो AB रेखा है वो तिर्यक रेखा काम करेगी,
अर्थात संगत कोण इनके बराबर हो जाएंगे। तो देखो ये जो दोनों कोण है ए बी डैश सी डैश और ए बी सी, ये बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि कोण ए बी डैश सी डैश बराबर कोण ए बी सी आपके पास आ गया है। तो अब आपके पास देखो दो त्रिभुज दिखाई दे गए, एक तो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डैश सी डैश तथा दूसरा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी। इन दोनों में आप देखिए तो यहां पर आप देखो कि जो कोण ए बी डैश सी डैश है वो कोण ए बी सी के बराबर होगा। अभी आपने देखो इसको ही लिखा है यहां पर, तो यहां पर हम दोबारा लिख देते हैं कि कोण ए बी डैश सी डैश बराबर कोण ए बी सी होगा। फिर आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में आपके पास जो कोण ए है वो देखो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो आप लिख सकते हैं यहां से कि कोण बी डैश ए सी डैश बराबर कोण बी ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास उभयनिष्ठ है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ये आपके पास संगत कोण था। अब आप ये देखिए कि आपने दो कोण बराबर कर दिए इन दोनों त्रिभुजों के। इसका अर्थ ये हुआ कि ए अर्थात कोण कोण समरूपता की कसौटी से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब देखो जब भी दूसरा त्रिभुज लिखते हैं थोड़ा सोच लें। देखो यहां पर कोण ए के बराबर है, कोण ए स्टार्टिंग में आ चुका है तो यहां पर ए आप स्टार्टिंग में लिख दोगे। फिर आपने देखा बी डैश वाला कोण बी के बराबर है, बी डैश चूंकि बीच में आया है तो बी यहां पर आप लिख दोगे और यहां पर अंत में केवल आपके पास सी वाला शीर्ष बचा तो आपने वो लिख दिया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब ये आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि भाई समरूप त्रिभुज आपने खींचे हैं, क्योंकि आपको बोला गया था कि समरूप त्रिभुज आपको बनाने हैं, लेकिन आपको तो बोला भी गया है कि 2/3 गुनी होनी चाहिए। अब इस बात को आपको सिद्ध करना है। तो अगर आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी एक भुजा 2/3 गुनी है तो बाकी सब भुजाएं भी हो जाएंगी, क्योंकि आप ये पहले ही अभी बता चुके हो कि समरूप त्रिभुज आपके पास आ चुके हैं। तो यहां से आप देखो कि त्रिभुज ए टू बी डैश तथा त्रिभुज ए थ्री बी में आप देखो ए टू बी डैश देख सकते हैं और ए थ्री बी, ये दोनों त्रिभुज आप ले रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप ये देखो कि आपके पास जो ये कोण है कोण ए वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ आएगा। फिर आप देख रहे हो कि ये दोनों भुजाएं तो आपके पास बराबर हैं, सॉरी समांतर हैं। इसका मतलब इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, मतलब जो ये बी डैश और बी वाला कोण है ये भी बराबर होंगे, अर्थात दो कोण आप बराबर कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जो अभी हमने देखा कि कोण ए टू ए बी डैश बराबर कोण ए थ्री ए बी, क्योंकि ए कोण दोनों में उभयनिष्ठ था तो आपने ये लिख दिया। फिर आपने देखा जो बी डैश और बी कोण थे वो बराबर थे, तो यहां से आप लिख सकते हो ए टू बी डैश बराबर कोण ए थ्री बी। तो अब देखो यहां से आपने देखा कि दो कोण आपके पास बराबर हो गए, अर्थात ए मतलब कोण कोण समरूपता की कसौटी से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज भी आपके पास समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज ए टू बी डैश त्रिभुज हो ए थ्री बी के समरूप हो जाएगा। तो अब यहां से आप ये देखो कि अगर ये समरूप हो गए आपके पास, इसका मतलब इनकी जो भुजाएं होंगी और इनकी जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो कि ए बी डैश, देखो अगर आपने ए बी डैश लिया है तो इधर ए बी आपको लेना पड़ेगा, तो ए बी डैश बटे ए बी बराबर, देखिए इधर आपने यदि ए टू लिया है तो इधर आपको ए थ्री लेना पड़ेगा, तो आपने इसको ले लिया। तो अब देखो ए टू अगर देख रहे हैं आप तो ए टू मतलब दूसरा वाला भाग था, मतलब अगर ये 2k है तो ये आपके पास 3k होगा, क्योंकि ये 3 भाग थे बराबर ए थ्री तक। तो यहां से आप देखो कि ए टू यदि 2k है तो ए थ्री 3k है, मतलब ये अनुपात 2/3 आ गया। तो इसलिए ए बी डैश बटे ए बी आपके पास 2/3 के बराबर हो गया। तो आपने देख लिया कि ए बी डैश बटे ए बी तो आपके पास 2/3 आ गया।
और देखो यहां से आपने सीखा कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो देखो ए बी डैश बटे ए बी बराबर, अगर आपने ए सी डैश लिया है तो इधर देखो आपको ए सी लेना पड़ेगा, और आपने यदि इधर बी डैश सी डैश लिया है तो इधर आपको देखो बी सी लेना पड़ेगा। तो ये देखो आपने लिया, और चूंकि देखो अभी इसको आपने बिल्कुल नीचे सिद्ध किया है, यहाँ पर ए बी डैश बटे ए बी 2/3 है, तो आप ये सभी बराबर भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो गई है। तो इस तरीके से आपने अपनी रचना की पुष्टि भी कर दी है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 3 पर हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की सबसे पहले आपको रचना करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी भुजा 5, 6 तथा 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले कोई सी भी भुजा आप कैसी भी मान सकते हैं। तो मान लीजिएगा मैंने एक ए बी रेखा खींची, ये मैंने मान लीजिएगा 5 सेंटीमीटर खींची है, तो ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। तो अब देखिए इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है। तो ये आपने देखी ए बी एक रेखा खींची 5 सेंटीमीटर लंबाई की, क्योंकि आपको बोला गया था एक रेखा आपके पास 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए भुजा में। अब आप देखो ए को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, तो ये देखो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और बी को केंद्र मानकर एक 7 सेंटीमीटर का चाप लगाओगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया। तो यहां से अब देखो ये बिंदु यदि सी हो गया तो आप ए से सी को जोड़ देंगे। तो यदि हम ए से सी को जोड़ें तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, और बी से अब हम सी को जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। तो आप देखो आपके पास त्रिभुज एबीसी आ गया, अर्थात आपके पास 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले भुजा का त्रिभुज आ चुका है, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर थी, ये 6 सेंटीमीटर और ये आपके पास 7 सेंटीमीटर थी। अब आप ये देखिए आगे आपको बोला गया है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो, और रचना का औचित्य आपको अंत में समझाना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको बोला गया कि जो भुजाएं हैं, दूसरा त्रिभुज जो आपको बनाना है उसकी भुजा संगत त्रिभुज की भुजा अर्थात त्रिभुज एबीसी की 7/5 गुनी है। अब आप देख रहे हैं कि 7/5 यदि आप निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1.4, मतलब 1 से बड़ा आएगा। मेन चीज हमारा समझाने का मतलब ये है कि ये 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि जो दूसरा वाला त्रिभुज है उसकी भुजा इसके 1 गुने से ज्यादा के बराबर है। इसका मतलब जो नया त्रिभुज आप बनाओगे, जो अन्य त्रिभुज करके आपको लिखा हुआ है, वो त्रिभुज एबीसी से बड़ा आएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां से आप देखो कि आपको 7/5 गुना बोला गया है, इसका मतलब आपको जो दूसरा त्रिभुज है उसका आधार अगर आप ए बी के आधार पर बनाएं तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो रेखा है वो 7/2 अनुपात में विभाजित होनी चाहिए। तो यहां से आप देखो अभी हम एक न्यून कोण बनाएंगे ए से गुजरता हुआ, तो न्यून कोण आप कितनी भी डिग्री का बना सकते हैं। तो एक रेखा बेसिकली खींच दीजिएगा ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि न्यून कोण है। तो आपने कोई भी एक रेखा खींच दी, तो ये मान लीजिएगा हमने किरण x बिंदु मान लिया, तो ये ए एक्स किरण हो गई। अब आप इस ए एक्स किरण को 7 भागों में विभाजित करेंगे। तो मैं इसको 5 को अभी हटा देता हूं, 5 ये आपके पास है, ध्यान रखें। अब इस ए एक्स किरण को हम 7 भागों में विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में। तो देखिए एक भाग A1, फिर देखिए दूसरा भाग A2, फिर तीसरा भाग A3। आप प्रकार में कोई भी दूरी भरकर चाप लगा सकते हैं बार बार उतनी दूरी से। तो A4, फिर आपने एक चाप लगाया तो A5, फिर देखिए A6 मिल गया, और फिर आपके पास A7 आ गया। अब आप क्या करेंगे उसको समझ लीजिएगा। अब आप A5 वाले बिंदु से B को जोड़ देंगे। तो A5 से हम B को जोड़ देते हैं। तो देखो अगर आपने A5 से B को जोड़ा तो आपके पास कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको A7 से B को जोड़ना है। तो देखिए A7 से अगर आप B को जोड़ेंगे, B को नहीं जोड़ना, सॉरी, इसके समांतर रेखा खींचनी A5 B के।
तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से समांतर रेखा आ जाएगी। तो अब इसका मतलब आपको यहां पर देखो एक बात की जरूरत पड़ रही है कि जो ए बी रेखा है यदि वो थोड़ी बड़ी होती तो आपके पास थोड़ा काम आपका आसान हो जाता। तो ये देखो आपने बड़ी एक तरीके से रेखा बना दी। तो आप देख रहे हो कि ये जो बिंदु है वही आपका बी डैश है, अर्थात जो दूसरा त्रिभुज आपको बनाना है उसका दूसरा बिंदु आपको मिल गया बी डैश, क्योंकि पहला बिंदु तो ए ही रहेगा जो वेनिस्ट है दोनों में हमने रखा है, दूसरा बिंदु बी डैश मिल गया आपके पास। अब आपको क्या करना है कि बी डैश से बीसी के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो देखिए बी डैश से अब हम बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास देखो समांतर रेखा आ जाएगी बीसी के समांतर। आप देख सकते हैं ये रेखा आपके पास आ गई। इसका मतलब आपको ये AC को भी थोड़ा आप और आगे बढ़ा दें तो आप देखोगे कि ये आपके पास यहां पर कट कर जाएगी। तो ये जो बिंदु पर कट कर रही है इसको आप C डैश बोल दीजिएगा। तो इस तरीके से आप देखो A B डैश C डैश आपके पास एक त्रिभुज बना है, यही आपके पास अभीष्ट त्रिभुज हो जाएगा। तो अभीष्ट जो समरूप त्रिभुज आपको बनाना था त्रिभुज ABC के, वो आपके पास आ गया है त्रिभुज A B डैश C डैश। तो यही आपको त्रिभुज बनाना था। एक तरीके से आपने रचना तो कर दी। अब बात आती है कि आपको औचित्य भी समझाना है इस रचना का, अर्थात पुष्टि आपको करनी है यहां पर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पुष्टि, अर्थात औचित्य आप समझा रहे हैं। तो आप ये देखो कि आपको बेसिकली क्या सिद्ध करना है। पुष्टि करने के लिए आपको बताना है कि जो ए बी डैश है वो ए बी का 7/5 गुना है, जो बी डैश सी डैश है वो बी सी का 7/5 गुना है, और जो ए सी डैश है वो ए सी का 7/5 गुना है, क्योंकि आपको यही बोला गया था। तो यहां से आपको समझ में आता है कि आपको यहां पर सिद्ध करना है कि ए बी डैश 7/5 गुना है ए बी के, बी डैश सी डैश 7/5 गुना है बी सी के, और ए सी डैश 7/5 गुना है ए सी के। अब आप देखो जब आपने इतना कर दिया तो आपको दो त्रिभुज दिखाई दिए हैं इसमें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। तो आप देख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी भी आपके पास है और त्रिभुज ए बी डैश सी डैश जो अभी आपने बनाया है समरूप त्रिभुज वो भी आपके पास है। अब यहां से इन दोनों त्रिभुजों में आप देखोगे तो कोण ए दोनों में समान है, अर्थात उभयनिष्ठ था वो। कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी डैश आप कर देंगे। फिर उसके बाद आप ये देखो कि जो आपके पास कोण एबीसी होगा, अर्थात ये वाला कोण और ये कोण आपके पास बराबर होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों बराबर होंगे, तो उसको समझ लेते हैं। आपने देखिए बीसी के समांतर बी डैश सी डैश बनाई है, अर्थात आपको ये समझ में आ गया कि बीसी जो रेखा है और बी डैश सी डैश जो रेखा है दोनों समांतर रेखाएं हैं, और उन दोनों समांतर रेखाओं के लिए जो ए बी डैश ये वाली रेखा है ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो आप जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी डैश सी डैश आपके पास हो जाएगा। तो आपने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों के आपने दो कोण आपस में बराबर कर दिए, इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो आप बोल सकते हैं ए ए अर्थात कोण कोण समरूपता की कसौटी से। तो इससे आप बोल पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब देखिए इसको हम दूसरे जब त्रिभुज को लिखते हैं तो थोड़ा ध्यान देते हैं क्योंकि आपको क्रम में ही लिखना होता है। तो आप देखो कोण बी बी डैश के बराबर है। अब चूंकि बी बीच में आ चुका है तो यहां पर बी डैश बीच में आएगा। अब देखिए कोण ए यहां पर ए ही रहेगा, ए डैश नहीं होगा क्योंकि ए बिंदु वैनिष्ठ था। तो कोण ए के बराबर है। अब चूंकि ए स्टार्टिंग में आ चुका है तो यहां पर आप स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा, और तीसरा सीट अब आपके पास सी डैश रह गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप हो गए। तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं आपके पास, लेकिन मेन चीज तो आपको ये भी सिद्ध करना है ना कि ये सभी भुजाएं हैं जो 7/5 गुना होनी चाहिए। तो यहां से अब आप ये देखिए कि त्रिभुज ए 5 बी और त्रिभुज ए 7 बी डैश में, तो देख लीजिएगा एक बार कौन कौन से त्रिभुज हैं आपके पास। तो देखो ए 5 बी ये छोटा वाला त्रिभुज है नीचे की तरफ, और ए 7 बी डैश ये बड़ा वाला त्रिभुज है जो नीचे की तरफ बन रहा है, जो ए एक्स वाली किरण पर आपने A5 और A7 बिंदु बनाए थे उनसे बन रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप देखो कि
ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। समान रूप से आप इसके बाद ये देख पा रहे हो कि देखो ये दोनों रेखाएं समांतर आपने बनाई थी, तो इनके जो कोण है ये वाले, ये भी आपके पास उभयनिष्ठ ही आएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि कोण ए तो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो आप लिख सकते हो कोण A5 AB बराबर कोण A7 AB डैश, और ये आप इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि उभयनिष्ठ था बिंदु ए, तो उभयनिष्ठ कोण था एक तरीके से, तो बराबर है। फिर आपने देखा कि जो बी कोण था, तो AB5 बराबर कोण B डैश के बराबर था AB डैश A7, क्योंकि ये दोनों आपके पास संगत कोण थे। तो आपने देखा कि ये दोनों कोण भी आपने बराबर सिद्ध कर दिए, अर्थात यहां पर भी आप ए अर्थात कोण कोण समरूपता की कसौटी से बोल पा रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ जाएगा त्रिभुज A5B समरूप त्रिभुज। अब देखिए जो कोण ए है वो ए के बराबर है, अब चूंकि ए स्टार्टिंग में आ चुका है तो ए आप स्टार्टिंग में यहां पर लिख दीजिएगा। फिर देखिए बी वाला जो कोण है वो बी डैश के बराबर है, बी सबसे अंत में है तो बी डैश सबसे अंत में आ जाएगा, और यहां पर आपके पास तीसरा सीट जो बचा हुआ है वो A7 रह गया, तो आप उसको लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये दोनों त्रिभुज भी आपके पास समरूप हो गए जो नीचे की तरफ बन रहे थे। तो अब आप यहां से देखो कि जो आपके पास ए बी डैश बटे ए बी होगा, अर्थात अगर आपने इधर ए बी डैश ये वाली भुजा ली है तो आपको इधर ए बी लेनी पड़ेगी, वो आपके पास देखिए हो जाएगी A5 बटे सॉरी AA7, मतलब ये दोनों शीर्ष आपने लिए तो इधर आपको AA5 लेना पड़ेगा। अब यहां से आप देखो AA7, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पूरी भुजा ले ली है, ये यहां से लेकर यहां तक, तो ये 7 बिंदु थे तो मतलब 7 के होगी, और A से A5 तक मतलब 5 की दूरी की कोई भी बराबर होगी, तो ये आपके पास जो अनुपात आएगा वो 7/5 आ गया। तो यहां से देखो आपने एक अनुपात निकाल लिया कि ए बी डैश बटे ए बी 7/5 आया। तो अब यहां से देखो जो आपने इसको समरूप सिद्ध किया है, तो यहां से तो आप बोल सकते हैं कि ए बी बटे ए बी डैश, बल्कि आप ए बी डैश को पहले लिखें, ये दोनों ए बी के बटे में लिख दीजिएगा, फिर इसी तरीके से ए सी डैश बटे ए सी और बी डैश सी डैश बटे बी सी, ये सभी बराबर होंगे। और आपने अभी देखा कि ए बी डैश बटे ए बी आपने देखो निकाला है 7/5 के बराबर, अभी इसका मतलब ये आपके पास 7/5 हो जाएगा, तो ये सभी एक तरीके से 7/5 के बराबर हो जाएंगे। तो देखो आपको यही सिद्ध भी करना था पुष्टि करने के लिए, और आपने देखिए इसको सिद्ध भी यहां से कर दिया है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर बाद में हम प्रश्न को आगे पढ़ लेंगे। तो देखो आपको बोला गया कि आधार 8 सेंटीमीटर का तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले तो आप आधार बना लीजिएगा। तो देखिए आपने आधार बनाया, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर का आधार बना लिया आपने, तो इसको हम ए बी बोल देते हैं। तो अब यहां पर आप देखो आपको बाकी दो भुजाएं की लंबाई नहीं दी गई है, यहां पर ध्यान रखिए ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि आप कैसे त्रिभुज को बना पाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज को। तो सबसे पहले आपको एक बिंदु याद रखना पड़ेगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आपके पास ये मान लीजिएगा ए बी सी एक समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज कुछ भी हो, आप ए वाले सीट से यदि लंब डालेंगे तो वो बीसी के मध्य बिंदु पर जाकर मिलता है। तो ये बिंदु अगर डी है तो एडी जो होती है उसी को हम ऊंचाई बोलते हैं। तो इस केस में आपके पास देखो बीसी 8 था, आप इसे बीसी भी बोल सकते हैं, तो चलिए मैं बीसी बोल देता हूं। अगर आपको लगता है कि इसे बीसी बोलना चाहिए तो मैं बीसी बोल देता हूं, नहीं तो आप वैसे कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, नाम रखने से कुछ भी चेंज तो पड़ेगा नहीं वैसे। तो आपने बीसी बोला, तो इसका आप सबसे पहले मध्य बिंदु निकालेंगे, और ध्यान रखें इस पर आप 90 अंश का कोण बनाएंगे, और ये जो दूरी होगी इसको आप 4 रखेंगे एक तरीके से, क्योंकि यही ऊंचाई होती है। तो ध्यान रखें कि कभी भी किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आप सीध से लंब डालेंगे तो वो आपके पास मध्य बिंदु पर आकर मिलता है, अर्थात डी बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो दो तरीके से आप यहां पर देखो ऊंचाई 4 बना सकते हो। एक तो आपके पास
पैमाना होगा और चांदा होगा तो उससे बना सकते हो आप। एक तरीका तो आपके पास ये रहा। दूसरा तरीका ये रहा कि आपके पास यदि पैमाना और प्रकार हो, मतलब चांदे का यूज ना करें, तब भी आप बना सकते हैं। तो देखिए चांदे का यूज करके तो बहुत आसान है, क्योंकि 90 अंश का कोण बनाना काफी आसान है। यहां पर हम प्रकार का यूज करके आपको समझाएंगे। तो देखिए प्रकार का यूज करके आपको कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। तो ध्यान रखें कि बेसिकली जो मध्य बिंदु है, जैसे बीसी का मध्य बिंदु डी है, इसका मतलब तो ये हुआ, और 90 अंश भी है ये कोण। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बीसी का एक लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक बनाने के लिए आपने कक्षा 9 में सीखा था कि आप सी बी, जो ये पूरी दूरी है, इसके आधे से ज्यादा दूरी, अर्थात 8 सेंटीमीटर दूरी थी, तो इसके आधा मतलब 4 से थोड़ी ज्यादा दूरी लेकर आपने एक चाप इधर लगाया। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये चाप आ गया। इसी तरीके से आपने बी को केंद्र मानकर चाप लगाया, तो देखो ये कुछ इस तरीके से आपके पास चाप आ गया। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यहां पर यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा ढंग से जोड़ देता हूं। तो ध्यान रखें ये आपके पास बेसिकली यही बिंदु होगा, तो मैं इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूं। तो ये ऐसे करके आपको कहीं मिला होगा। तो ये जो कोण है वो स्वाभाविक सी बात है 90 अंश होगा, क्योंकि लंब समद्विभाजक यही होता है। तो अब आपको देखो क्या करना है कि आपको ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपके पास जो ये बिंदु मिला है, ये वाला बिंदु, इससे 4 सेंटीमीटर का चाप लगाकर आपको यहां पर इस रेखा को कट करना है। तो ये मान लीजिएगा बिंदु ए पर कट हुआ। तो ये जो अब आपके पास त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ए बी सी, अर्थात ए से हम बी को जोड़ देते हैं और अब हम ए से सी को जोड़ देते हैं। तो ये जो त्रिभुज आपके पास दिखाई दे रहा है, यही आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज आ चुका है, जिसमें बीसी अर्थात ये आधार आपके पास 8 सेंटीमीटर है, और अगर आप इस बिंदु को डी बोलते हैं तो ए डी जो ऊंचाई थी ये आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई है। तो आपने देखो समद्विबाहु त्रिभुज तो बना दिया। अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो आगे आपको बोला गया कि फिर आपको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो, और अंत में आपको औचित्य समझाना है। तो यहां पर आप देखो एक सही 1/2, यदि आप इसको समझोगे तो ये आपके पास 3/2 हो जाएगी। तो 3/2 आप देख रहे हो कि ये एक से बड़ा होता है। जैसे मैं अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो 1.5 है, लेकिन आपको तो देखना है कि एक से बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दूसरा त्रिभुज आप बना रहे हो, कि अन्य त्रिभुज जो आपको बोला गया है, वो त्रिभुज इस वाले त्रिभुज से जो आपने ईबीसी बनाया, स्वाभाविक सी बात है बड़ा आएगा, क्योंकि भुजाएं एक गुने से ज्यादा हैं। एक गुने से ज्यादा होने का मतलब बड़ी भुजाएं हैं। तो अब यहां से आप देखो, आपने सीखा था कि जब भी आपको ऐसा काम करना होगा तो आप आधार के किसी भी बिंदु पर एक न्यूनकोण बनाएंगे। तो जैसे मैं यहां पर बी बिंदु पर न्यूनकोण बना लेता हूं। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बी सी वाले बिंदु पर बी पर ही बनाना है। हो सकता है आप ए पर न्यूनकोण बना दो और ए बी रेखा के सापेक्ष, हो सकता है आप ए सी रेखा में सी पर न्यूनकोण बना दो, किसी पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आसान हमारे लिए वही रहेगा कि अगर हम बी पर एक न्यूनकोण बना दें। तो बी पर हम एक न्यूनकोण बना लेते हैं। देखो आपके पास ये न्यूनकोण आ गया। अब यहां पर आप देखो कि 3/2 में सबसे बड़ी भुजा एक तरीके से 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसके 3 भाग करेंगे। तो चलिए 3 भाग करते हैं। तो एक भाग बराबर भाग करेंगे, तो मैं B1 बोल देता हूं इसे, क्योंकि हमने बी वाली रेखा पर बना रहे हैं इसको। दूसरा भाग हमारे पास B2 आ गया और तीसरा भाग हमारे पास B3 आ जाएगा। तो अब हम देखिए यहां पर B2 को C से जोड़ देंगे। अब हम देखो B2 को C से जोड़ देते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। और अब आपको B3 से B2C जो ये रेखा आपने बनाई है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है B3 वाले बिंदु से। तो देखिए B3 वाले बिंदु से यदि आप एक रेखा खींचेंगे तो आपके पास देखो आ जाएगी ये एक समांतर रेखा B2C के। तो ये मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी ये कहां कट करेगी, क्योंकि आपको BC को थोड़ा सा आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर हम इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, और इसी तरीके से हम BA को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो अब आपने देखा कि ये जो आपको पास बिंदु मिला है, इसी बिंदु को आप C' बोलते हैं। तो
अब जो बी सी डैश है वो स्वाभाविक सी बात है कि बी सी का 3/2 गुना है, अर्थात जो दूसरा समरूप त्रिभुज बनाओगे उसका आधार आपको मिल चुका है बी सी डैश। अब आपको एक शीर्ष और चाहिए, क्योंकि एक शीर्ष बी मिल गया, एक शीर्ष सी डैश मिल गया। तो अब दूसरा शीर्ष निकालने के लिए आप ए सी के समांतर सी डैश से एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए सी डैश से हमने ए सी के समांतर एक रेखा खींची, तो देखिए आप यहां पर कहीं आपको मिल रही है, तो ये जो बिंदु होगा इसी को आप ए डैश बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपके पास ये जो त्रिभुज ए डैश बी डैश सॉरी ए डैश बी सी डैश ये आया है, यही आपके पास अभीष्ट समरूप त्रिभुज आ जाएगा। तो आपसे एक समरूप त्रिभुज बनाने को बोला गया था ए बी सी के, तो आपने देखो बना दिया ए डैश बी सी डैश के बराबर। तो यही एक तरीके से आपकी रचना हो जाएगी। अब यहां पर आप देखो आपको बोला गया है कि रचना का औचित्य समझाइए। तो देखिए जैसे आपने अभी तक और प्रश्न किए हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप यहां पर भी करेंगे। तो मैं यहां पर आपको पूरा प्रश्न नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि हम बार बार इसी बात को हम समझाते आ रहे हैं हर प्रश्न में, बिल्कुल हूबहू। बस यहां पर पिछले प्रश्न में जैसे 7/5 था, यहां पर 3/2 है। तो यहां से अब आप देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स को आपको यहां पर समझा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे आपको करना होता है। तो देखो सबसे पहला काम होता है कि यहां पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको सिद्ध क्या करना है। तो यहां पर आपको देखो सिद्ध करना है कि जो बी सी डैश रेखा है वो बी सी की 3/2 गुनी अर्थात 1 से 1/2 गुनी हो जाए। इसी तरीके से जो ए डैश बी रेखा है वो ए बी की 3/2 गुनी हो जाए, और जो ए डैश सी डैश रेखा है वो ए सी की 3/2 गुनी हो जाए। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम आप देखो रखेंगे कि आप सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के। तो ये आप इसको सिद्ध करेंगे सबसे पहले। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूं। आपको पता है ये कोण देखो दोनों त्रिभुजों में वनिष्ठ है, और फिर देखो ये और ये भुजा आपके पास समांतर हैं, तो इनके संगत कोण भी आपके पास बराबर हो गए। तो दो कोण यदि बराबर हो गए तो आप इनको भी सिद्ध कर सकते हैं कि समरूप हो गए। फिर उसके बाद आप सिद्ध करेंगे कि जो देखो दो त्रिभुज यहां पर नीचे बन रहे हैं, त्रिभुज बी बी टू सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी बी थ्री सी डैश के। अर्थात देखो ये जो दो त्रिभुज नीचे की तरफ बन रहे हैं, इसमें भी देखो कोण भी आपके पास दोनों में उभयनिष्ठ है, तो आप इसको बराबर कर सकते हो। B2C और B3C डैश ये आपके पास दोनों समांतर रेखा है, अर्थात ये जो संगत कोण है ये भी आपके पास बराबर ही होंगे। तो दो कोण चूंकि बराबर हो गए तो आप इनको भी समांतर सिद्ध समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब जब आप इनको समरूप सिद्ध कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपके पास B3 रेखा है वही अगर उसका अनुपात निकालोगे संगत भुजा का तो B2 आ जाएगा। अब देखो B3 तो आपके पास 3 है और B2 आपके पास दूसरा भाग है, तो 3/2 आ जाएगा ये आपके पास। तो अब आपने ये कर दिया, तो यहां से अब देखिए आपको ने तो ये सिद्ध कर दिया होगा कि ये समरूप है। तो यहां से आप लिख पाओगे कि ए डैश बी बटे ए बी बराबर बी सी डैश बटे बी सी, संगत भुजाएं लिख रहे हैं आप देख सकते हैं, ए डैश सी डैश बटे ए सी होगा। अब चूंकि आपने देखो यहां पर देखा कि BB3 अपॉन BB2 सॉरी BB3 अपॉन BB2 आपके पास तीन वो है, तो देखो BC डैश अपॉन BC के बराबर भी तो होगा ये। तो BC डैश अपॉन BC आपको मिल गया 3/2, तो ये वाली दूरी आपको मिल गई है 3/2। इसका मतलब सभी आपस में 3/2 के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रचना की पुष्टि यहां पर करते हैं। तो ध्यान रखें मैंने सभी बिंदु नहीं लिखे हैं पुष्टि करने में, केवल आपको समझाया है। सबसे पहले आप ऊपर के दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे, फिर नीचे के दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा के उनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब चूंकि ऊपर के दोनों त्रिभुज आपने समरूप दिखा दिए थे तो उनका अनुपात भी आपके पास वही अनुपात हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं यहां पर। तो आपको बोला गया कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें भुजा बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कोण AB 5 सेंटीमीटर हो और कोण ABC 60 सेंटीमीटर 60 अंश होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इतना काम कर लेते हैं जितना आपको अभी तक दिया गया है। तो देखो आप देख रहे हो कि BC और AB वाली भुजा दी हुई है और कोण ABC लिखा है, लेकिन कोण ABC का मतलब होता है जो बीच में कोण लिखा हो। तो कोण B आपको दिया हुआ है 60 अंश इस त्रिभुज ABC में। तो अब कोण B आपको पता है, इसका मतलब आप ध्यान रखें कि कोशिश आप यही करेंगे
कि जो बीसी वाली रेखा है अर्थात जो बी बिंदु है वो हमेशा आधार पर है, तो ज्यादा आसान रहेगा। वैसे आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन जब आधार पर रहेगा, एक क्षैतिज रेखा पर एक कोण बनाना होता है, तो हम काफी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम एक भुजा बीसी बना लेते हैं। तो देखिए बीसी आपके पास ये वाली एक भुजा आ गई, आपने बना दी। तो इसको हमने बी बिंदु बोला और इसको हमने सी बिंदु बोला। अब आपका काम है कि आप कोण बी पर 60 अंश बनाएं। तो देखो आप एक चाप लगाते हो, कक्षा 9 में आपने सीखा था 60 अंश का कोण बनाना, कि आप कुछ भी दूरी प्रकार में भर के एक चाप लगाते हैं। तो ये आपको बीसी रेखा को कहीं भी कट करेगी और उसी समान दूरी से आप इस बिंदु को केंद्र मानकर, जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास डी बिंदु है, इसको केंद्र मानकर आप एक चाप लगाओगे तो ये जो बिंदु कट करता है यही 60 अंश वाला बिंदु होता है। तो अब आप इससे इसको जोड़ देंगे आगे और बढ़ा देंगे। तो ये देखो आपने जोड़ दिया आगे और आपने आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब देखो आपको बी बिंदु पता है, सी बिंदु पता है, ये वाले बिंदु है। अब आपको एक तीसरा बिंदु ए पता हो जाना चाहिए कैसे भी, फिर आप त्रिभुज आसानी से बना सकते हैं जोड़कर लाइन है। तो अब देखो ए भी 5 सेंटीमीटर अर्थात बी से ए बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो अब आप प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भरकर इस वाली रेखा पर एक चाप लगाएंगे। तो वो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यही आपके पास बिंदु ए हो जाएगा, क्योंकि आपने देखो ए बी पर जो चाप लगाया है, बेसिकली ए बी दूरी तो 5 थी, क्योंकि आपने प्रकार में 5 दूरी भरी है। तो ये अब आप ए से सी को जोड़ दीजिएगा। तो अगर आपने ए से सी को जोड़ा तो आप देख सकते हो कि आपके पास त्रिभुज एबीसी आसानी से बन गया है। तो आपको देखो त्रिभुज एबीसी सबसे पहले बनाने को बोला गया था, तो आप देख सकते हो कि आपने आसानी से बना दिया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इस प्रश्न को। तो यहां पर आपको बोला गया कि अब आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो आप देखो 3/4 ये आपके पास एक से कम होता है। मेरे को इससे मतलब नहीं कि आखिर कितना होता है, वैसे तो हम निकालें एग्जैक्ट तो 0.75 आएगा, लेकिन बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि एक से कम है, क्योंकि जब हर बड़ा है न्यू अंश से तो इसका मतलब एक से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, आपसे जो बोला गया, उसकी जो भुजाएं होंगी वो त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं से छोटी होंगी, क्योंकि आप जब किसी भी संख्या में एक से कम का गुणा करते हैं तो उससे और छोटी संख्या आपको मिल जाती है। तो यहां पर अब देखिए हमें यह समझ में आ गया कि छोटी भुजाएं होंगी। तो अब एक भुजा अर्थात जैसे मान लीजिएगा हर संगत भुजा स्वाभाविक सी बात है 3/4 गुनी होनी चाहिए। तो अब हम बीसी वाली जो आधार आपको दिखाई दे रहा उसको 3/4 गुना उसका एक संगत भुजा सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो हमेशा आधार की संगत भुजा सबसे पहले निकाली जाएगी, फिर आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो देखो अब हम एक न्यूनकोण बना देते हैं बिंदु बी पर। तो कुछ आपके पास एक न्यूनकोण आपने ये बना दिया। अब आप देखो 3/4 है अर्थात आपको 4 भाग यहां पर करने होंगे। तो देखिए एक भाग आपने कर दिया, B1 बोल दीजिएगा इसको, दूसरा भाग C1, इसे B2 बोल दीजिएगा, फिर आपके पास B3 हो गया और चौथा भाग B4 हो गया। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ये सभी भाग आपस में बराबर होने चाहिए, अर्थात B1 B2 B2 B3 और B3 B4 ये सभी आपस में बराबर होने चाहिए। तो अब देखो अब आप B4 और C वाले बिंदु को जोड़ देंगे। तो B4 और C बिंदु को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये बिंदु मिलेगा, और फिर आप B3 वाले बिंदु से B4C जो आपने ये वाली लाइन बनाई है उसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो देखिए ये आपके पास B3 से आप रेखा खींचोगे, B4C इस वाली रेखा के समांतर ये आपके पास मिल जाएगी। तो ये जो बिंदु होता है आपके पास, आप देख सकते हो ये बिंदु जो होता है इसी को आप सी डैश बोलते हैं, अर्थात जो आपको दूसरा त्रिभुज बनाना था समरूप त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी होनी चाहिए, उसी त्रिभुज का दूसरा बिंदु आपको मिल गया, क्योंकि एक बिंदु तो बी रहेगा उभयनिष्ठ और एक आपको सी डैश मिल गया। अब बारी आती है कि आपको तीसरा बिंदु चाहिए। तो अब आप इस सी डैश वाले बिंदु से एसी रेखा जो ये आपके पास है इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए इसके समांतर हम रेखा खींचते हैं सी डैश वाले बिंदु से। तो देखो आपने इसके समांतर रेखा खींची, तो देखो यहां पर आपको मिल गई है, ये देखो ये बिंदु आपको मिला है, यही आपके पास ए डैश हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको देखो एक समरूप त्रिभुज बनाने को बोला गया था जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी होनी चाहिए एबीसी की संगत भुजाओं के। तो अब देखिए ये जो आपके पास त्रिभुज आया है ए
सी डैश बी, जिसको आप देख सकते हैं मैं नीले रंग से इसको रंग रहा हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाएगी कौन सा त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है यही आपके पास त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज आया है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो जाएगी। तो आप यहां से लिख सकते हो कि अभीष्ट त्रिभुज बराबर जो समरूप त्रिभुज आपके पास आया, मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि समरूप त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिभुज एबीसी सबसे स्टार्टिंग में जो बोला गया था वो तो आपने पहले ही बना दिया था। अंत में दूसरा भाग था इसका अभीष्ट समरूप त्रिभुज, वो आपके पास आया त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के बराबर। तो ये आपके पास आ चुका है। अब यहां से आप देखो, आपको यहां पर बोला गया कि रचना का औचित्य भी समझाइए। औचित्य अर्थात पुष्टि आपको करनी है। तो देखिए वैसे तो हम बार बार पुष्टि आपको समझाते आ रहे हैं, तो यहां पर भी मैं आपको केवल एक हिंट देता हूं कि आपको क्या क्या सिद्ध करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपको सिद्ध करना है वो पता होना चाहिए। देखिए हमें यहां पर सिद्ध करना है कि बी सी डैश 3/4 गुनी हो जाएगी बी सी के, ए डैश सी डैश 3/4 गुना होगा ए सी के, और बी ए डैश 3/4 गुना होगा बी ए के। बी ए अर्थात ए बी, बात एक ही, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आप सबसे पहले देखो कि आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश और त्रिभुज ए बी सी। तो यहां पर आप देखिए त्रिभुज ए डैश बी सी डैश और त्रिभुज ए बी सी। अब आप देखो कि यहां पर इन दोनों त्रिभुजों में देखो बिंदु बी जो है उस पर जो कोण बनना है ये वाला, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ आएगा कोण, क्योंकि बिंदु बी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहां से आपने एक कोण बराबर कर लिया। फिर आप देखिए कि आपने जो AC और A डैश C डैश जो रेखा बनाई है वो आपस में समांतर बनाई है, तो BC इनके लिए एक तिर्यक रेखा काम करेगी। तो ये जो दोनों कोण हैं ये आपके पास बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये संगत कोण की तरह काम करेंगे। अर्थात A डैश C डैश B वाला कोण और कोण ACB ये आपके पास बराबर हो गए। तो आपने देखा इन दोनों त्रिभुजों के आपने दो कोण बराबर आपस में सिद्ध कर दिए। इसका मतलब AA समरूपता से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहला बिंदु तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से अब देखिए नीचे की तरफ भी आपको यहां पर देखो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो देखिए आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहां पर त्रिभुज बी बी थ्री सी वन सी डैश, सॉरी मैं यहां पर लिख भी देता हूं, त्रिभुज बी बी थ्री सी डैश और त्रिभुज बी बी फोर सी। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखो तो इसमें भी देखो कोण बी, ये वाला जो कोण होगा वो दोनों में उभयनिष्ठ है क्योंकि बिंदु बी इसलिए बराबर है। फिर आप देख रहे हैं कि B3 डैश और B4 ये दोनों आपने समांतर रेखाएं खींची थी, तो इसका मतलब ये जो दोनों कोण है ये संगत कोण की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये जो BX किरण है वो एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रही है इनके लिए। तो ये दो कोण आपने बराबर कर दिए, तो इसका मतलब आप कोण कोण समरूपता से लिख सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये भी आपके पास समरूप हो जाएंगे। अब आप ये देखो जब आपने इसको सिद्ध कर दिया नीचे वाले दोनों त्रिभुजों को समरूप, तो यहां पर आप इनके देखिए जो संगत भुजाएं हैं उनको भी लिख सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा बी सी डैश बटे बी सी, क्योंकि देखो अगर आपने बी सी डैश लिया तो इधर आपको बी सी लेना पड़ेगा, और फिर देखो अगर आपने बी बी थ्री लिया इधर तो आपको इधर देखो बी बी फोर लेना पड़ेगा। तो आपने ये ले लिया, लेकिन आप देखो गौर करोगे तो बी बी थ्री, आप देखो ये तीसरा वाला बिंदु था, बी फोर मतलब चौथा वाला बिंदु था, इसका मतलब बी बी थ्री बटे बी बी फोर ये वाली दूरी का अगर अनुपात देखोगे तो वो आपके पास 3/4 के बराबर आ जाएगा। तो आपने बी सी डैश बटे बी सी निकाल लिया। अब आप देखो कि जो आपने ऊपर की तरफ दो त्रिभुज समरूप सिद्ध किए हैं इनमें आप देखो तो अगर हम इनके अनुपात लिखें तो देखो आपके पास आ जाएगा ए डैश बी, ए डैश बी नहीं, पहले हम त्रिभुज ए बी सी के बिंदु लिखते हैं। तो देखो अगर आपने इधर ए बी लिया तो इधर आपको ए डैश बी लेना पड़ेगा, ये बराबर हो जाएगा बी सी बटे बी सी डैश के बराबर। फिर इसी तरीके से आप देखो कि आपके पास जो तीसरा वाला भुजा होगी अर्थात ए सी जो होगी वो ए डैश सी डैश के बराबर हो जाएगी। तो आप इनको पलट कर भी लिख सकते हो, तो ए डैश बी बटे ए बी
बराबर बी सी डैश बटे बी सी बराबर ए डैश सी डैश बटे ए सी। देखो आपने सबको अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया, ये आपके पास हो गया। अब चूंकि आप देखो बी सी डैश बटे बी सी जो यहाँ पर आ रहा है और आपने देखो यहाँ पर देखा तो ये 3/4 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये सभी 3/4 के बराबर हो जाएंगे। तो आप देखो जो आपको सिद्ध करना था उसमें देखिए आपको सिद्ध करना था कि बी ए डैश बराबर 3/4 ए बी, तो ए बी को अगर आप पक्षांतर कर दो तो ए डैश बी बराबर 3/4 ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखो ए सी को पक्षांतर करोगे तो ए डैश सी डैश बराबर 3/4 ए सी आएगा, तो आप देख सकते हो ये भी हो गया। बी सी डैश बराबर बी सी को पक्षांतर करने पर 3/4 बी सी हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके से सिद्ध हो गया है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर रचना की पुष्टि भी आसानी से कर ली है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 6 को अब हम हल करेंगे। यहां पर आप देखो कि आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी आपको बनाना है जिसमें भुजा बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, कोण बी की लंबाई 45 अंश है, कोण बी का मान 45 अंश है तथा कोण ए का मान 105 अंश है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं, फिर बाद में हम बाकी वाले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहां पर आपके पास एक भुजा दी हुई है 7 सेंटीमीटर की। तो यहां पर सबसे पहले हम एक भुजा बना लेते हैं बीसी 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो देखिए आपने एक भुजा बना ली बीसी जिसकी लंबाई आपने 7 सेंटीमीटर रखी। फिर आप देखो आपको कोण बी बनाना है 45 अंश का। तो देखो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप चांदी की सहायता से बना लें या आप प्रकार की सहायता से बना लें। प्रकार की सहायता से हमने कक्षा 9 में सीखा है कि कैसे बनाई जाती है, और चांदी की सहायता से कोई सीखना नहीं है, मतलब वो तो काफी आसानी होता ही है। तो आप किसी भी तरीके से 45 अंश का एक कोण बना लेंगे। तो यहां पर देखो मैं कक्षा 9 में जैसे हमने 45 अंश का कोण बनाना सीखा है, मैं केवल आपको इसको रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए मैं यहां पर अलग से आपको समझा रहा हूं कैसे 45 अंश का कोण बनाते हैं, ताकि हम जो ये चित्र बनाए इसमें हम थोड़ा साफ सुथरा चित्र बना पाए। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास पेंसिल होगी तो आप उसको रबर से थोड़ा इरेज भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी रेखा है BC, अगर आपको कोण B बनाना है 45 अंश का, तो सबसे पहले आप कोई भी दूरी प्रकार में भरकर एक चाप लगाएंगे। ये मान लीजिएगा D बिंदु पर मिला, तो इस D से अब आप एक चाप ये लगाया तो D को केंद्र मानकर फिर आप दूसरा चाप लगाओगे तो ये आपके पास मिल गया। तो अब देखो ये होता है 60 अंश का कोण वाला चाप, ये होता है 120 अंश का कोण वाला चाप। तो 60 और 20 का आधा चूंकि 90 होता है, आप देख सकते हो। इसका मतलब आप D और ये अगर आप इसको x बोल दें और इसको y बोल दें तो x y के आधे से ज्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे इधर, तो कुछ इस तरीके से मिला, और y से लगाओगे तो कुछ इस तरीके से मिला। तो अभी आप B से इस बिंदु को ज्वाइन कर देंगे अर्थात मिला देंगे, तो ये आपके पास आ गया। तो ये जो आपके पास आता है यही आप देखो ये कोण होता है आपके पास 90 अंश का। तो ये देखो इस चाप को यहां पर कट किया। अब देखो 90 अंश का कोण आपको पता लग गया, और 0 अंश का कोण तो सबको ही पता होता है कि बीसी वाली रेखा पर कोई भी बिंदु ले लो 0 अंश का कोण बनेगा। तो अब आपको चूंकि 45 अंश का कोण बनाना है, तो आप जानते हो 0 और 90 का मध्य बिंदु 45 होता है, अर्थात आप इस बिंदु का प्रयोग करोगे और इस बिंदु का प्रयोग करोगे। तो अगर मान लो ये बिंदु तो आपने डी माना था और ये यदि ई है, तो आप डी ई के आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाओगे तो यहां पर आपके पास आया, और ई से उतनी ही दूरी लेकर आपने एक चाप लगाया तो ये कुछ आया। तो अब आप इनको जोड़ देंगे, तो यदि देखो आप इनको जोड़ देंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से रेखा आ जाएगी। ये आपके पास देखो 20 से जोड़ा आपने इसको, तो ये आपके पास आ गई। तो ये जो कोण होता है इसी को आप 45 अंश का कोण बोलते हैं। तो इस तरीके से 45 अंश का कोण आप बना सकते हो, तो यहां पर भी हम बनाएंगे। तो मैं यहां पर अब डायरेक्ट बना देता हूं। तो देखिए 45 अंश का कोण आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। ये आपने 45 अंश का कोण बना दिया। फिर आप देखो आपको कोण ए भी दिया है, तो सबसे पहले आप एक बात गौर करोगे तो यहां पर आपको इस त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं, कोण ए तथा कोण बी। तो आप जानते हो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपके पास 180 अंश होता है तीनों कोणों का योगफल। तो कोण सी आपके पास आ जाएगा 180 अंश माइनस, देखो कोण ए 105 अंश दिया हुआ है, कोण बी 45 अंश हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो कोण सी आप देख सकते हो 30 अंश आ जाएगा। तो आप एक बात पर खुद गौर करें कि 105 अंश का कोण बनाना काफी टफ है अपने के लिए, 30 अंश का कोण बनाना काफी आसान है।
तो सी से अब आप देखो 30 अंश का कोण बनाएंगे। तो सी से यदि आप देखो 30 अंश का कोण बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। तो ये देखो यहां पर आपको कट किया गया है ये, तो ये जो ए है यही आपके पास त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले देखा आपने कि त्रिभुज एबीसी बनाने को आपसे बोला गया था, आपने बना भी दिया है। तो आप देखोगे ये आपने 30 अंश बनाया है, तो अगर आप चांदे से देखोगे तो ये आपके पास 105 अंश का कोण ही होगा। और आपको बोला भी गया था ए 105 होना चाहिए, लेकिन आपने एक्चुअल में सी बनाया तो ए अपने आप 105 ही आपके पास आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना आपको करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी होनी चाहिए। तो यहां से अब देखिए, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बार कोण 30 अंश बनाना भी सिखा देता हूं, क्योंकि कक्षा 9 में आपने सीखा था, तो हो सकता है आपको थोड़ा रिमेंबर ना हो, तो याद दिला देते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक रेखा ले लेंगे। अब देखो 30 अंश का कोण बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये अगर आपके पास ये बीसी रेखा है, कोई भी रेखा ले सकते हैं, मैं मान लो बी पर 30 अंश का कोण बना रहा हूं, या चलिए सी पर ही बना देता हूं ताकि आपको और आसानी हो। तो सी पर हम एक चाप लगाएंगे कुछ भी प्रकार में दूरी भरकर, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा डी बिंदु। तो आप जानते हैं उतनी दूरी लेकर डी से एक चाप लगाऊंगा तो ये आएगा, और फिर उतनी ही दूरी लेकर इस वाले बिंदु, अगर इसको एक्स मान लूं और इससे चाप लगाऊंगा तो ये आपके पास आ जाएगा वाई। तो आप जानते हो कि जो ये एक्स वाला बिंदु होता है ये होता है 60 अंश वाला बिंदु, और वाई होता है 120 अंश वाला बिंदु। अब चूंकि आपको तो सी 30 अंश का कोण बनाना था, तो आप देखो 60 और 0 अर्थात डी वाला बिंदु तो 0 अंश का कोण का बिंदु है, तो आप जानते हो कि इनका आधा 30 होता है। इसका मतलब आप इन दोनों के आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप ये लगाओगे, इसी तरीके से एक्स से लगाओगे चाप, ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो अब आप सी से इस बिंदु को ज्वाइन कर दो, तो देखो आपने ये ज्वाइन किया यहां से, तो ये जो कोण आपके पास आता है यही कोण आपके पास 30 अंश का होता है। तो इस तरीके से आपने 30 अंश का कोण बनाना भी सीख लिया। अब बात करते हैं आगे। तो आपको एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं 4/3 गुनी होनी चाहिए इस त्रिभुज एबीसी की। तो देखिए उसके लिए फिर आप सबसे पहले तो ध्यान रखो कि आधार में जो दिया हो उसी का 4/3 गुना एक भुजा निकाल लो। तो उसके लिए बी पर आपने एक न्यून कोण बनाया, आपने सीखा है न्यून कोण बनाना। न्यून कोण में आपको ये ध्यान नहीं देना है कि कितना कोण बनाना, बस इतना ध्यान देना है कि 90 से अधिक होना चाहिए, चाहे कितना, सॉरी 90 से कम होना चाहिए चाहे कितना भी हो। अब देखो आपके पास ये 4/3 गुना करके लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इसके 4 भाग कर दोगे इस किरण के। तो देखो 4 भाग हम कर देते हैं, ध्यान रखें बराबर बराबर भाग करने होते, तो ये B1 हो गया, B2, B3 और B4। तो अब देखो आप B4 से C वाले बिंदु को जोड़ देंगे। तो B4 से हम C वाले बिंदु को जोड़ देते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप B3 से इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे CB4 के समांतर। तो देखो ये आपके पास, सॉरी एक मिनट रुकिए, ये 4/3 गुना आपको बोला गया है, तो यहां पर फिर आपको B3 से C को जोड़ना होगा। ये मुझे ध्यान नहीं रहा, इसको हम हटा देते हैं। अब आप B3 से C को जोड़ देंगे, क्योंकि 4/3 एक से बड़ा है, इसका मतलब बड़ी भुजा आएगी आपके पास, तो ध्यान रखें इस बात का। तो अब आप B4 से C को जोड़ें, मतलब B4 से B3 C के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से रेखा आ जाएगी, समांतर रेखा। तो अब आपको ये जो आपने रेखा खींची थी BC, इसको थोड़ा सा आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप देख पाएं ये आपके पास कहां पर मिल रही है। तो ये आपके पास देखो यहां पर मिल रही है, तो ये जो बिंदु है आपके पास वही C' वाला बिंदु हो जाएगा। तो अब आप देखिए C' से AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए C' से AC के समांतर आपने रेखा खींची, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगी। तो ये जो बिंदु है आपके पास वो A' हो जाएगा। तो देखिए आपसे बोला गया था कि आपको एक अभीष्ट त्रिभुज बनाना है जो त्रिभुज ABC के समरूप हो, वो आपने देखो यहां पर बना दिया, जो कि आपके पास आया त्रिभुज ABC' के बराबर। तो आप देख भी सकते हो कि आप हमेशा सबसे पहले जो भी आधार में कोई भी, वैसे तो आप किसी भी कोण पर न्यून कोण बना के ये कर सकते थे काम, लेकिन हमेशा आधार में लें तो वो आपके पास काफी आसान रहेगा। फिर यदि हम आगे देखें तो आगे आपको बोला गया है कि आपको रचना का औचित्य भी समझाना है। तो देखिए ये हम आपको बार बार हर प्रश्न में समझा ही रहे हैं कि रचना का औचित्य कैसे लिखा जाता है।
तो इसमें भी आप वैसा ही कुछ काम करेंगे कि पहले ऊपर के दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे, फिर नीचे के दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करके उनके अनुपात देखेंगे, जो कि आपके पास बाद में सिद्ध होके आ जाएगा कि ए डैश बी बराबर 4/3 गुना ए बी का। इसी तरीके से बी सी डैश आपके पास आ जाएगा 4/3 गुना बी सी। और फिर आप देखोगे कि आपके पास जो ए डैश सी डैश है वो आपके पास आ जाएगा 4/3 गुना ए सी का। तो ये आपके पास सिद्ध हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से रचना की पुष्टि भी हो चुकी है। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 11.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को यहां पर हम पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं आपको बोली गई है 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। और ध्यान रखें आपको यह भी बोला गया है कि कर्ण के अतिरिक्त भुजाएं आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम इस त्रिभुज को बना लेते हैं, फिर बाकी के भाग को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इस त्रिभुज को बनाएंगे। तो देखिए आपको बोला गया है कि आपको समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो आपको समकोण त्रिभुज से तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो ध्यान रखें एक कोण आपके पास 90 अंश का होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर की लंबाई दी हुई है और कर्ण के अतिरिक्त दी हुई है, अर्थात कर्ण आपको नहीं पता है। अर्थात आप ये भी जानते हैं कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। इसका मतलब आप 3 और 4 जो ये भुजाएं इनके बीच में 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां पर हम एक आधार बना लेते हैं। तो देखिए आपने आधार यदि बनाया तो ये आपके पास मान लीजिएगा 4 सेंटीमीटर की भुजा आपने बना दी। इसको हम ए बी बोल देते हैं। तो आप देखो अब आपको पता है कि 90 अंश का कोण बनाना है, तो आप कहीं भी बना सकते हो बनाने को। तो चाहे आप बी वाले पर बनाओ चाहे ए बिंदु पर बनाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कुछ भी कर सकते हैं आप, दोनों सही हैं। तो जैसे मान लीजिएगा आप कोण ए 90 अंश बनाते हैं। तो अगर आपने 90 अंश कोण ए बनाया तो आपने एक चाप लगाया, ये मान लीजिएगा आपके पास बिंदु डी है। फिर आपने देखो यहां पर एक चाप लगाया, ये 60 अंश का चाप होता है, ये 120 अंश के कोण वाला चाप होता है, लेकिन आपको तो 90 अंश का कोण बनाना है। तो देखो अब आप जानते हो 60 और 120 का यदि आप मध्य बिंदु निकालोगे, क्योंकि 60 प्लस 120 का यदि आप आधा करोगे जोड़कर तो ये 90 अंश आपके पास आता है। इसका मतलब इस बिंदु से दूरी भरकर यहां पर चाप लगाओगे और इस बिंदु से दूरी भरकर यहां पर चाप लगाओगे, तो यहां पर आपके पास ये मिल गया। तो अब देखिए अब आप ए से इसको जोड़ देंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो कोण बना है आपके पास 90 अंश का कोण बना है। लेकिन अब आप देखो कि आपको तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपने ए बी, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला है कि 4 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींची है, आप 3 की खींच सकते थे, कोई जरूरत नहीं है कि 4 की ही खींचें, यह पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। मेन चीज यहां पर यह ध्यान देनी है कि जो दूसरी भुजा है लंबवत होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो अब आप ए बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरकर यहां पर एक चाप लगाएंगे, तो ये इस तरीके से कट कर जाएगा। तो ये बिंदु आपके पास सी हो गया। तो अब आप सी से इस बी वाले बिंदु को जोड़ देंगे तो आप देखो आपके पास त्रिभुज एबीसी आसानी से दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखो कि एक भुजा आपके पास 4 सेंटीमीटर है ए बी, एसी आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो आप देखो आपने जो कर्ण है यहां पर दिखाई दे रहा है वो बीसी होगा, तो आपको तो पता ही नहीं है वो कितना होगा, ना ही आपने उसको पैमाने से नापकर कोई चाप लगाया था, तो वो अपने आप जो भी आएगा वो आएगा ही। वैसे तो आप जानते हैं 5 सेंटीमीटर आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो आपके पास त्रिभुज एबीसी बन गया, जो सबसे पहला भाग था इस प्रश्न का। फिर आप यदि आगे पढ़ें तो आपको बोला गया है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की आपको रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, और फिर आपको अंत में रचना का औचित्य भी समझाना है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि आप देख रहे हो कि 5/3 है, तो 5/3 यदि आप देखोगे तो आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये 1 से बड़ा आएगा। वैसे अगर हम एग्जैक्ट निकालें तो 1.66 के करीब ये आपके पास आता है, तो आपको बस इतने से मतलब होना चाहिए कि 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा त्रिभुज आप बना रहे हैं वो त्रिभुज एबीसी से बड़ा त्रिभुज आएगा, क्योंकि भुजाएं में यदि आपने 1 से ज्यादा का गुणा कर दिया तो भुजा की लंबाई भी एक तरीके से बढ़ गई। तो अब देखिए आपको यहां पर एक किसी भी बिंदु पर ए बी या सी किसी भी बिंदु पर आपको एक न्यूनकोण बनाना होगा, क्योंकि आपको 5/3
गुना भुजाएं बनानी है। तो कोशिश ये करिएगा कि आधार में जो भी बिंदु होते हैं उन पर आप न्यून कोण बनाएं तो ज्यादा आसान आपके पास रहेगा। तो यहां पर देखिए हम बिंदु ए पर एक न्यून कोण बना देते हैं। तो देखिए बिंदु ए पर न्यून कोण आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। फिर आपने देखा कि यहां पर जो 5/3 है इसमें सबसे बड़ी भुजा 5 है, इसका मतलब आप इस वाली किरण के 5 भाग करेंगे बराबर बराबर। तो देखिए ये A1 हो गया मान लीजिएगा, ये आपके पास A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, तो ये आपके पास A5 हो जाएगा। फिर आपने देखा कि ये बड़ी भुजा आएगी, इसका मतलब अब आप A3 से B को जोड़ दीजिएगा। तो अगर आप A3 से B को जोड़ेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आप A5 से A3B जो ये आपने रेखा खींची है इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे A5 से। तो देखिए A5 से हम रेखा खींचते हैं A3B जो आपने रेखा खींची तो इसके समांतर, तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी ये। अब हम क्या करते हैं कि इसको हमें थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा AB वाली रेखा को, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये कहां पर कट कर रही है। तो ये आपने आगे बढ़ाया तो आपको पता लगा कि ये इस बिंदु पर कट कर रही है, तो यही बिंदु आपके पास B डैश हो चुका है। ए बिंदु तो उभयनिष्ठ ही रहेगा एक तरीके से, B डैश आपके पास आ चुका। अब यहां से आप देखो कि आपके पास एक बिंदु समरूप त्रिभुज का A आ गया, B डैश आ गया, अब तीसरा बिंदु आपको चाहिए। तो अब आप BC जो आपके पास समांतर ये सॉरी एक रेखा खींची हुई है त्रिभुज ABC की, उसकी भुजा BC के समांतर B डैश से एक रेखा आप खींचते हैं। तो देखिए B डैश से हम BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक समांतर रेखा आ जाएगी। तो आपको इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप समझ पाएं कि कहां पर ये कट कर रही हैं। तो देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके से इस बिंदु पर कट कर रही हैं। तो ये जो बिंदु है ये आपके पास C डैश वाला बिंदु हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो कि आपको एक समरूप त्रिभुज बनाने को बोला गया था, तो वो अभीष्ट समरूप त्रिभुज आपके पास हो जाएगा त्रिभुज A B डैश C डैश। ये एक ऐसा त्रिभुज होगा जो त्रिभुज ABC के तो समरूप होगा और साथ ही साथ इसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने यहां पर एक रचना कर दी है। अब आप आगे देख रहे हैं तो आगे आपको बोला गया है कि आपको औचित्य भी देना है। तो वैसे तो हम बार बार समझा चुके हैं, लेकिन ये चूंकि अंतिम प्रश्न है तो यहां पर हम एक बार और आपको समझा देते हैं। अर्थात औचित्य बताना है मतलब आपको पुष्टि करनी है इस रचना की कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं है। तो बेसिकली आपको सिद्ध भी एक तरीके से करना होगा। तो आप ये ध्यान दो कि आपको जो सिद्ध करना है वो है कि संगत भुजाओं की 5/3 गुना होनी चाहिए समरूप त्रिभुज की भुजाएं, अर्थात ए बी डैश वो 5/3 गुना होनी चाहिए ए बी के। इसी तरीके से आपको सिद्ध करना है कि जो ए सी डैश है वो ए सी के 5/3 गुना होनी चाहिए और जो बी डैश सी डैश वाली भुजा है वो बी सी के 5/3 गुनी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखो कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको सिद्ध क्या करना है। तो आपको ये पता लग गया कि ये यहां पर आपको प्रूफ करना है। फिर आप यदि आगे देखें तो आपको देखो ऊपर की तरफ दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ए बी डैश सी डैश में। अब यहां पर आप देखिए कि जो बिंदु A है वो दोनों त्रिभुजों में आपके पास उभयनिष्ठ आ रहा है, अर्थात जो कोण A होगा वो आपके पास दोनों में बराबर होगा, जो कि 90 अंश के बराबर दिया है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो कोण BAC बराबर कोण B डैश A डैश सॉरी B डैश A आएगा ये आपके पास, क्योंकि A डैश तो कोई बिंदु ही नहीं है आकृति में और ये C डैश आ गया। ये आपके पास उभयनिष्ठ बिंदु था इसलिए उभयनिष्ठ कोण हो गया ये। फिर आप देख रहे हैं कि आपने तो BC और B डैश C डैश दोनों समांतर रेखाएं खींची हैं, इसका मतलब ए बी डैश आपके पास एक तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा होगा। तो ये दोनों कोण जो होंगे कोण B और कोण B डैश वो संगत कोण होंगे और आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि कोण ABC बराबर कोण ए बी डैश सी डैश के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास संगत कोण आ गए। अब आपने देखा कि आपने इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर कर दिए, इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर होगा, अर्थात ए ए या आप बोल सकते हैं कोण कोण समरूपता से
कौन कौन समरूपता से आप देखोगे कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब देखो जब भी दूसरा त्रिभुज लिखा जाता है समरूप में या सर्वांग सम में, तो हमेशा आप ध्यान रखा करो कि एक क्रम में लिखे जाते हैं। तो आप देखो कोण A के बराबर है। अब चूंकि A स्टार्टिंग में आपने लिख दिया तो यहां पर भी A स्टार्टिंग में ही आएगा। फिर देखो कोण B B' के बराबर है। B चूंकि बीच में आपके पास आ रहा है तो यहां पर B' बीच में आ जाएगा। अब तीसरा शीर्ष इस त्रिभुज का C' बचा है, वो सबसे अंत में आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। अब इसी तरीके से आप नीचे की तरफ देखो, दो त्रिभुज यहां पर बनाए दे रहे हैं, AB A3 और AB' A5। तो यहां पर हम इन दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं, त्रिभुज AB A3 तथा त्रिभुज AB' A5 में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखो तो यहां पर भी आपके पास देखो बिंदु A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ आ रहा है, अर्थात ये वाला कोण बराबर हो जाएगा दोनों त्रिभुजों का। तो यहां से आप लिख सकते हो कि कोण BA A3 बराबर कोण B' A A5, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। फिर आप देख रहे हैं कि आपने जो ये रेखाएं खींची हैं BA3 और B' A5, ये दोनों तो समांतर रेखाएं आपने बनाई थी, तो AB' इनके लिए संगत तिर्यक रेखा काम करेगी, तो ये कोण आपके पास बराबर हो गए। देखो इसी तरीके से जो AX किरण है ये भी तो एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये कोण भी आपके पास बराबर हो गए। तो आप कोई भी कोण बराबर कर सकते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि कोण AB A3 बराबर कोण AB' A5। आप चाहो तो तीसरा वाला कोण भी बराबर कर सकते हो। और वैसे भी देखो आपको समझ में आ रहा है कि दो कोण तो आपने बराबर कर दिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि त्रिभुज के तीसरे कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। तो इस तरीके से आप बोल पा रहे हैं कि त्रिभुज AB A3 ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब देखो कोण A के बराबर है, तो चूंकि A स्टार्टिंग में लिखा है तो A आपने स्टार्टिंग में लिख दिया। फिर कोण B B' के बराबर है, B बीच में लिखा है तो अब आप B' को बीच में यहां पर लिख देंगे, और तीसरा शीर्ष A5 बचा है तो उसको आपने यहां पर लिख दिया। तो ये आपके पास आ गया। अब चूंकि आपने देखा कि ये दोनों त्रिभुज आपके पास समरूप आ गए हैं, तो आप देख पा रहे हो कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी आप बराबर ही लिख पाओगे। तो इस तरीके से आप देखिए, अगर आपने इस त्रिभुज की संगत भुजा ले ली पहले AB' A5 वाले त्रिभुज की, मान लीजिएगा आपने AB' ली, तो आपने जब ये भुजा ली है तो इधर आपको AB ही लेनी पड़ेगी। तो AB' बटे AB बराबर, अब देखिए यहां से यदि आपने AA5 ले लिया तो यहां से अब आपको AA3 लेना पड़ेगा। ये आपके पास बराबर होगा। आप लिखने को तो तीसरी भुजा भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पर उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि देखो इनसे ही अपना काम चल जाएगा। तो आप देखो AA5 ये एक तरीके से 5 भागों का योगफल है, छोटे छोटे 5 भागों का, और AA3 आप देख सकते हैं ये एक तरीके से छोटे छोटे 3 भागों का योगफल है। इसका मतलब AA5 बटे AA3 आपके पास 5 बटे 3 आ जाएगा, अर्थात AB' बटे AB का मान भी तो 5 बटे 3 ही आएगा। चलिए ये तो आपको यहां से समझ में आ गया। अब आप यहां से देखो कि चूंकि ये दोनों त्रिभुज आप पहले ही समरूप सिद्ध कर चुके हो, तो यहां से अगर इनके अनुपात निकालोगे, अर्थात देखो अगर आपने इधर AB' लिया है, पहले हम इस वाले त्रिभुज को लिखते हैं, इनकी संगत भुजाओं को लिखते हैं, तो इधर आपको AB लेना पड़ेगा। अगर आपने AC' लिया है इधर, तो देखो पहला और तीसरा शीर्ष, तो इधर भी पहला तीसरा लेना पड़ेगा, अर्थात चाहे AC लिखो चाहे CL, लेकिन लेने पहले और तीसरे ही होंगे। तो आपने AC लिख दिया। अगर आपने B' लिया है इधर, तो आपको देखो यहां पर BC लेना पड़ेगा। अब आप देखो कि यहां से ये आपके पास तीनों आपने बराबर कर दिए। फिर आप गौर करने पर पाओगे कि AB' बटे AB तो 5 बटे 3 के बराबर अभी आपने देखा है, तो AB' बटे AB तो यहां पर भी आ रहा है, इसका मतलब ये सभी भी 5 बटे 3 के बराबर हो जाएंगे। तो देखो आप यहां से लिख सकते हो कि इसलिए AB' बराबर, AB' लिखना है तो AB को आपने इधर भेज दिया, तो 5 बटे 3 AB। AC' लिखना होगा तो आप AC को भेज दोगे इधर, तो ये आ जाएगा 5 बटे 3 AC। और B' अगर आपको लिखना होगा तो आप BC को इधर भेज दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 बटे 3 BC। तो इस तरीके से आप देखो कि यहां पर आपको देखो यही 3 भाग सिद्ध करने थे कि AB' बराबर 5 बटे 3 AB, AC' बराबर 5 बटे 3 AC और B' बराबर 5 बटे 3 BC। और आप देख सकते हो कि आपने वो तीनों भागों को सिद्ध भी कर दिया है। तो इस तरीके से आपकी इस रचना की भी पुष्टि हो जाती है।